हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी लोगों को। मैं रोशन सर। आज हम एसएसटी के हिस्ट्री क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहले हम इतिहास को हिस्ट्री को समझेंगे। तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। क्या आपको मेरा आवाज़ जो है आपके पास पहुंच रही है? इस वीडियो पर आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और हिस्ट्री के कालखंड को देखें तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक बिफोर क्राइस्ट और एक एनो डोमिनी। मतलब कि बीसी और एडी। ईसा पूर्व और ईसवी। अब आपके माथे में एक सवाल आ रहा होगा कि ईसा पूर्व मतलब क्या और ईसवी का मतलब क्या। तो आइए देखते हैं। ये जीरो देख रहे हैं ना, क्या आपको दिख रहा है? ये जीरो देख रहे हैं ना, ये ईसा मसीह का जन्म को दर्शाता है। ये ईसा मसीह के जन्म को दर्शाता है। जीरो क्या है? तो जीरो ईसा मसीह के जन्म को दर्शाता है। ईसा मसीह के जन्म को दर्शाता है। कहने का मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद और ईसा मसीह के जन्म के बाद यदि आपको समझना है तो सबसे पहले बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का वर्ष, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष को कहा जाता है ईसवी या एनो डोमिनी, एडी, है ना। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर नहीं समझे हैं तो इसे और बेहतर तरीका से समझाते हैं। यहाँ पे जीरो है ईसा मसीह का जन्म स्थान, और जीरो से 100 बढ़ते हैं। 100 के बाद कितना होता है? 200। 200 के बाद और बड़ा बड़ा दिखते हैं ना। 100 के बाद कितना होता है? 200। 200 के बाद कितना होता है? 500। 500 के बाद कितना होता है? मान लेते हैं 1000 और 2000 इत्यादि। तो जन्म के पहले यदि आपसे पूछा जाए कि ठीक है 2000 बड़ा है कि 100 बड़ा है, 2000 बड़ा है कि 100 बड़ा है, तो ईसा पूर्व में आप कहीं भी बीसी देखें और 100 देखें तो वो बड़ा है। मतलब कि 100 जो है वो पुराना है। बात समझ में आई? जैसे कहने का मतलब यह है, अगर 100 बीसी बिफोर क्राइस्ट दिखे, ईसा पूर्व दिखे, तो ये पहले आया है, ये बाद में आया है। और 2000 दिखे तो ये पहले आया है। शुरुआत इसकी यहाँ से हुई है, 2000 ईसा पूर्व से हुई है। 2000 जो है वो पहले आया है और 100 जो है वो बाद में आई है। बात समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसवी कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद को बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी कहते हैं, जिसे ईसवी कहते हैं। यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इतिहास को जो है ना, बात समझिएगा यहाँ। इतिहास को जो है ना वो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, प्राचीन काल का इतिहास। पहला जो है ना वो प्राचीन काल का इतिहास। और दूसरा जो है वो मध्यकालीन इतिहास। आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे लाडलो? आपको समझ में आ रहा है? पहला जो है प्राचीन इतिहास, दूसरा जो है मध्य इतिहास, और तीसरा जो है
तीसरा जो है वो आधुनिक काल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो डबल थम्स अप भेजिए, है ना, डबल थम्स अप भेजिए। क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ। और प्राचीन काल के इतिहास का जो समय काल है, प्राचीन काल के इतिहास के जो समय काल है, ये 600 बीसी मतलब कि ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है, 712 ईस्वी तक है, 712 ईस्वी तक है। और मध्यकाल का जो समय काल है, जो मध्यकाल का समय काल है 1712 ईस्वी से, 1712 ईस्वी से, माइनस का मतलब होता है इससे से 1757 तक, 1757 तक या 1760 तक, 1760 तक। अगर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कोई कोई प्रश्न में कि मध्यकाल का इतिहास का समय काल कब से कब है, वहां पे दिया हुआ रहेगा 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तो आप क्या चूज कीजिएगा? आपको दोनों ऑप्शन दिया जाता है ना। क्या आपको समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक कीजिए, है ना। और आधुनिक काल का समय काल जो बोला जाए, आधुनिक काल का समय काल जो बोला जाए 1757 से लेकर के 1757 से लेकर के 1947 तक है, 1947 तक है, 1947 तक है, 1947 तक है। क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ, चलिए ठीक है। हाँ हाँ, चलो एकदम मजा आ रहा होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लिख ही लीजिएगा। लिख लिए, चलिए ठीक है। अब आपका इतिहास जो है मेरे प्यारे साथियों, आपका जो इतिहास है, आपका जो हिस्ट्री का अध्याय है, सब्जेक्ट है, उसमें जो है ना वो दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के अध्ययन करना पड़ेगा, दो प्रकार के अध्ययन करना पड़ेगा। एक विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, एक विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, पहला एक विश्व का इतिहास, और एक जो है वो भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, 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 इतिहास। क्या? एक जो है विश्व का इतिहास, एक जो है भारत का इतिहास। कहने का मतलब क्या है, आपके हिस्ट्री चैप्टर में दो रास्ते बना दिए गए हैं, दो रास्ते बना दिए गए हैं, एक विश्व का इतिहास और एक भारत का इतिहास, एक विश्व का इतिहास, एक भारत का इतिहास। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा सवाल कि विश्व के इतिहास में क्या पढ़ना है, विश्व के इतिहास में क्या पढ़ना है। तो विश्व के इतिहास में पहला जो चैप्टर है वो यूरोप में राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। और दूसरा जो सब्जेक्ट है, दूसरा जो अध्याय है ये है समाजवाद और साम्यवाद। क्या आपको समझ में आ रहा है? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और तीसरा जो चैप्टर है वो हिंद चीन में, हिंद चीन में, हिंद चीन में, हिंद चीन में, चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ये जो है आज, ये जो है हम पहले कवर करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, आज देखेंगे। और फिर उसके बाद समाजवाद और साम्यवाद को देखेंगे, फिर उसके बाद हिंद चीन में राष्ट्रवाद को देखेंगे। क्या आपको बात समझ में आया? क्या आपको बात समझ में आया? दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझ मुझको, इतना लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने के किसको खौफ कौन समा, रे तलवार तुझे झुकनी होगी, गर्दन भी बगावत करती है। तो आपको इसी तरह से तलवार के तरह, गर्दन के तरह पढ़ना है और सफलता लेनी है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, है ना। चलिए ठीक है ना, बात समझ में आई। अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इतिहास कहा जाता है। अब जितना बार बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, उतना आपको समझ में आएगा, उतना आपको समझ में आएगा। तो अब देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले जो है ना वो यूरोप के बारे में हम चर्चा करेंगे, यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे, यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे यूरोप आता है। ये विश्व का मानचित्र है, मानचित्र का एक खंड है, मानचित्र का एक खंड है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे यूरोप बसता है, यूरोप बसता है, जिसमें जो है ना
ये महाद्वीपीय देश है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय द्वीपीय देश है, महाद्वीपीय देश है, महाद्वीपीय देश है। महाद्वीपीय देश कौन है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से महाद्वीपीय देश कौन है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? वहाँ रहेगा यूरोप, वहाँ रहेगा भारत, वहाँ रहेगा यूरोप, वहाँ रहेगा एशिया, वहाँ पे रहेगा चीन, वहाँ पे रहेगा भारत। तो आपके माइंड में ये प्रश्न ही गलत है ना? बात समझ में आई? तो यूरोपीय देश है, एक महाद्वीपीय देश है, महाद्वीपीय देश है। कौन है? तो यूरोप है। यूरोप में जो है ना वो लगभग 50 स्वतंत्र देश है, 50 स्वतंत्र देश हैं, 50 स्वतंत्र देश हैं। कृपया कर इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, है ना? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ जो है ना 50 स्वतंत्र देश हैं जिनका नाम जो है सबसे पहले 50 देशों में मुख्य नाम जो है वो फ्रांस है, इटली है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, यूके को यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, यूके है, और पोलैंड है, और बेल्जियम है, और यूक्रेन है, इत्यादि। इतने जो है ना देश वो शक्तिशाली भी हैं और मुख्य देश हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाते चलिए, है ना? कि किसी प्रकार का समस्या ना हो। हो गया होगा? किसी प्रकार का समस्या ना हो। अब हम यूरोप के बारे में समझ गए कि ये महाद्वीपीय देश है। अब हम देखते हैं राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसी विचारधारा है जो भौगोलिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यह एक ऐसा विचारधारा है जो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में रहने वाले लोगों के मन में एकता की वाहक बनाती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी ये एकता की मतलब क्या, भौगोलिक का मतलब क्या होता है? तो हम भूगोल में पढ़ते हैं क्षेत्र के बारे में, देश के बारे में, देश का क्षेत्रीय विस्तार के बारे में, मैप के बारे में। तो ये दर्शाता है भौगोलिक स्थिति को देशीय भूभाग से मतलब कि लैंड से, है ना? बात समझ में आ रही है? और सामाजिक का मतलब क्या होता है? तो सामाजिक का अर्थ होता है समाज में रहने वाले लोग, समाज में रहने वाले लोग को एकता जोड़ती है। जैसे कि आप अभी, या आपका कोई मित्र होगा, तो आप खर्चा कराएं उस मित्र को, तो क्या दोस्ती बनी ना, एकता हुई ना? आप मान लीजिए कि आप बड़े व्यक्ति हैं और किसी की शादी ठीक हो गई, तो पूरी बुंदिया नहीं चलाने जाते हैं क्या पूरी बुंदिया नहीं चलाने जाते हैं? तो वो एकता की वाहक बनाती है। क्या? एकता की वाहक बनाती है ना? पूरी बुंदिया चलाया कीजिए, है ना? नहीं तो फिर यही होगा, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो, है ना? एकता की वाहक बनाती है। अब सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? तो सांस्कृतिक का मतलब होता है कला साहित्य, वैज्ञानिक, जो भी है ना, वैज्ञानिक
वैज्ञानिक, कला साहित्य वैज्ञानिक। अब कहने का मतलब है कि कला साहित्य वैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ? तो कला का मतलब हो गया कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो हिस्टोरिकल कार्य करते हैं, पुरातात्विक कार्य करते हैं, कोई राजनीतिक कार्य करता है, कोई जो है विदेशों में राजनीतिक कार्य करता है, उसे एकता की वाहक बनाते हैं। साहित्य है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है भी साहित्य। वैज्ञानिक, अब वैज्ञानिक का मतलब क्या हो गया? जैसे इसरो में कार्य कर रहे हैं, जैसे नासा में कार्य कर रहे हैं लोग, वैज्ञानिक बड़े बड़े परमाणु बमों के निर्माण करते हैं। परमाणु का खोज, एक क्वेश्चन है कि परमाणु का, भारत में परमाणु बम का, आइटम बम का आविष्कार किसने किया था, है ना? आपको जवाब देना है कमेंट के माध्यम से। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया है ना। अब हमने राष्ट्रवाद के विषय में समझ लिया। अब राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, नींव कैसे डलाया? राष्ट्रवाद का नींव, राष्ट्रवाद का नींव, नींव 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 या नींव, है ना, नींव। तो आप जानते हैं राष्ट्रवाद का नींव, क्या आप 9th क्लास में पढ़े हैं पुनर्जागरण के बारे में? पुनर्जागरण के बारे में, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के बारे में, पुनर्जागरण के विषय में हम बताते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ होता है स्वतः जागना, स्वतः जागना। तो पुनर्जागरण इसका महत्व बिंदु बना राष्ट्रवाद की एकता को बढ़ाने में। इसके बाद फ्रांस की क्रांति ने भी अहम भूमिका निभाई। फ्रांस की क्रांति ने भी अहम भूमिका निभाई। फ्रांस की क्रांति ने भी अहम भूमिका निभाई। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि एक दुनिया को छोड़कर दूसरे दुनिया को तैयार किया गया, दूसरे दुनिया को तैयार किया गया, दूसरे दुनिया को तैयार किया गया। और पुनर्जागरण के समय राष्ट्रवाद का नींव तो रखा ही गया था, लेकिन यह जो है ना प्रभाव इसको देखने को मिला फ्रांस की क्रांति से 1789 में। लड़कियों के लिए बता देते हैं 1789, लड़कियों के लिए बता देते हैं 1789, है ना? बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक है ना। 1789 लड़कों के लिए 1789, हाँ ईस्वी और लड़कियों के लिए एडी, है ना? बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फ्रांस की क्रांति से 19वीं शताब्दी में यह उन्नत में आया, उन्नत या फिर अस्तित्व में आया, उन्नत में या अस्तित्व में आया। बात समझ में आया? हाँ आ गया। फ्रांस की क्रांति से यह उन्नत में आया। अब हम देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फ्रांस की क्रांति के बारे में जानते हैं। फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। क्या आपको समझ में आ रहा है? स्वाहा। क्या आपको समझ में आ रहा है? स्वाहा आ गया है ना? फ्रांसीसी क्रांति यह 1789 में अस्तित्व में उभरा। इस क्रांति में फ्रांस की जनता ने फ्रांस के एक राजा का नाम है, फ्रांस के राजा का नाम है लुई 16वां, जो बुर्बो वंश से थे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति यह उभरी और फ्रांस के जनता के राजा लुई 16वें थे। लेकिन फ्रांस की जनता जनता थी इससे परेशान था, एकदम परेशान था। लुई 16वां से एकदम फ्रांस की जनता जो था वो परेशान था। अब जनता ने सोचा कि चलो क्रांति चालू की जाए, इसी कारण से इसे फ्रांसीसी क्रांति भी कहा जाता है। जनता ने क्रांति को स्थापित किया और लुई 16वां को इतना मार मारा, बेलचा से, कुदारी से, ईटा से, डेक्ची से, बंदूक से, गोली से, इतना मार मारा और इस फ्रांस के जनता को अमेरिका सहायता दे रहा था।
अमेरिका सहायता दे रहा था। जैसे रसिया और यूक्रेन में अभी वर्तमान में युद्ध हो रही है, तो यूक्रेन को कौन सहायता दे रहा है? तो अमेरिका। इसी प्रकार से फ्रांस में जब जनता ने क्रांति की तो अमेरिकी सेना ने जहाज के माध्यम से, समुद्री जहाज के माध्यम से फ्रांस के लोगों को सहायता दिया और लुई सुलामा के मार बेलचा फ्रांस छुड़वा दिया और इसने ऑस्ट्रिया में पनाह लिया। ऑस्ट्रिया में पनाह लिया। क्या इतना बात समझ में आ रहा है मेरे साथियों? क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि फ्रांस के जनता ने मार मारा, लुई 16वां आ गया ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के राजा के सामने जानते हैं क्या कह रहा है? ये भाई बचा ले, इतना मार मारा है, इस ससुरा दांत टूट गया। कहा कि अच्छा ठीक है, बैठो ना, बैठो, हम है ना। ऑस्ट्रिया बोल रहा है कि हम है ना, हम सब देख लेंगे। अब देखिए, ऑस्ट्रिया बोला कि हम सब देख लेंगे, और इसी फ्रांसीसी क्रांति के एक नेता भी थे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया ना? चलिए, और इसी फ्रांसीसी नेता थे, उकबे नहीं करता है, फ्रांसीसी नेता या सैनिक थे नेपोलियन बोनापार्ट। क्या आपको ये दिख रहा है? हाँ, चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट, इससे सुना, नामों गजब है ना। नेपोलियन बोनापार्ट, इनकी कहानी गजब है। इनको फ्रांस की जनता ने अच्छा दर्जा दिया, लेकिन ऑस्ट्रिया बुर्बो वंश ने इसको तबाह कर दिया। तो नेपोलियन कहा कि ये भाई, फ्रांस तो आज़ाद हो गया, हम फ्रांस की क्रांति में नेता भी थे, हम फ्रांस की क्रांति में सेना नायक का भी कार्य किए हैं, तो क्यों ना हम फ्रांस के राजा बन जाएं। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन का राजा जो बन गया, फ्रांस का जो सम्राट बना, राजा बना, वो नेपोलियन बन गया। इसका शासनकाल जो था वो 1804 से लेकर के 1815 तक था। इसका शासनकाल जो था वो 1804 से लेकर के 1815 तक था। अब इसने बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे कानूनिक, राजनीतिक, कानूनिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य स्तर में सुधार किया, बहुत अच्छा सुधार किया। कानूनिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य स्तर में बहुत ज्यादा सुधार किया। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का शासनकाल जो है 1804 से लेकर के 1815 ईस्वी तक चला। इसका महत्वपूर्ण कार्य, जो बहुत अच्छा कार्य था, कानूनिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, और एक कार्य और था जिसे हम भू लगान या लगान कहते हैं। इसने जमीन संबंधित लगानों को देश से बाहर कर दिया, और आयात टैक्स, इंपोर्ट क्या दिख रहा है यहाँ तक ना? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। इससे कर को समाप्त कर दिया, कम कर दिया। क्या कर दिया? अब मान लीजिए कि आप अमेरिका में कोई वस्तु भेज रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट कहलाया, निर्यात कहलाया, और आप जो है अमेरिका से वस्तु को मंगा रहे हैं तो वो आयात कहलाया। बात यहाँ तक क्लियर हुई। और आयात आने जाने में जो भी टैक्स सरकार लेती थी उसे कम कर दिया गया। अंततः
इसने अच्छा अच्छा कार्य किया, अच्छे अच्छे कार्य किए, लेकिन लेकिन एक दिन सबका समय आता है जो काली अंधेरी रात के जैसी होती है। एक दिन सबका समय आता है, मेरा भी समय आएगा, आपका भी समय आएगा, हर व्यक्ति का समय आता है जहाँ काली अंधेरी रात हो जाती है ना। तो नेपोलियन के सामने 18 जुलाई की रात थी, दिन था या रात था, 18 जून की रात थी या दिन थी, समय था, दिन था। 18 जून 1815 की यह घटना है, 18 जून 1815 की यह घटना है जहाँ वाटरलू वाटरलू का युद्ध होता है, सॉरी युद्ध बोल दिए, युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध होता है और ऑस्ट्रिया की जीत होती है, ऑस्ट्रिया की जीत होती है और नेपोलियन जो है वो हार जाता है। ऑस्ट्रिया की जीत होती है और नेपोलियन जो है वो हार जाता है, ऑस्ट्रिया की जीत होती है और नेपोलियन हार जाता है। और 18 जून 1815 को नेपोलियन हार जाता है और उसके बाद ऑस्ट्रिया नेपोलियन को बंदी बना लेती है और किसी टापू पर ले जाकर वहां बंधक रख देती है ना। तो हम कल समझेंगे कि 1815 का वियना समझौता क्या है और दूसरी सम्मेलन क्या है, और दूसरी बात नेपोलियन को कहाँ किस टापू पर ले जाकर के रखा गया था, किस टापू पर ले जाकर के रखा गया था। आप यदि इतने समय तक इस वीडियो पर रहें तो आप लोगों को धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने भाई बहनों में पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ाने के लिए भी पढ़ सकते हैं। और इसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर या ये जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें दे दिया जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।